हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग यूपी पुलिस की जो सीरीज़ है उसमें मैथ्स के कुछ सवाल लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। दो ऐसी संख्या जिनका अनुपात 2:7 है, यदि उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:9 हो जाता है। मूल संख्याएं क्या हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले जो अनुपात था वो हमारा 2:7 है और बाद में जो हो रहा है वो 4:9 हो रहा है। तो यहाँ पे हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। यहाँ से 2 से 4 हो रहा है, यहाँ 7 से 9 हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो 2 का आ रहा है। और 2 का ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये तब आ रहा है जब हम दोनों में 4 जोड़ रहे हैं, यानी कि 2 = 4 हम कर सकते हैं। दो का डिफरेंस तब आ रहा है जब उसमें हम 4 ऐड कर रहे हैं। तो 2 = 4 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। 1 = 2 हो जाएगा। तो हम अगर हमें संख्याएं निकालनी है तो क्या होंगी? जब 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, और 7 की वैल्यू हो जाएगी 14। यानी कि हमारे पास जो मूल संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी? 4 और 14। यानी हमारे जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्ग का जोड़ 323 है। यदि दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या में दुगना हो तो उनका गुणनफल बताइए। तो अब 3 धन पूर्णांक संख्याएं हम ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। अब उनके वर्गों का जोड़ उन्होंने 323 दिया है, तो x² + y² + z² बराबर 323। अब यहाँ पे यदि दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ यानी कि x² + y² का जोड़ तीसरी संख्या से 2 गुना हो, यानी कि तीसरी जो हमारी कौन सी संख्या है? z है। इससे ये जो जोड़ है इनका, ये इससे 2 गुना हो। जब ये 2 गुना होगा तो हम क्या कर देंगे? इसको 2 गुना कर देंगे, तभी तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। अब ये हमारा एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब सेकंड वाली इक्वेशन से हम x² पर प्लस y² की वैल्यू जो है वो फर्स्ट वाले में रख देंगे। तो क्या रख देंगे? 2z रख देंगे। x² + y² की जगह पे हम 2z रख देंगे और प्लस z² बराबर कितना हो जाएगा? 323। ठीक है। तो ये हमारा जो नीचे का इक्वेशन ये इसको थर्ड मान लेते हैं। उसके बाद फिर हम 2z + z² बराबर, अब 323 इसका अगर हम गुणनखंड करें तो कितना आएगा? 17 × 19 होगा। और इसको अगर हम बाइफरकेट करके लिखना चाहें तो ये 17 + 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से z कॉमन लेंगे तो 2 + z अंदर हो जाएगा बराबर 17, और यहाँ पे 2 + 17। ये दोनों साइड अगर हम देखें तो बराबर ही दिख रही हैं। ये z 2 + z = 17, 2 + 17, मतलब दोनों तरफ का जो फॉर्मेट है वो इक्वल दिख रहा है, यानी कि z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 17 आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से z बराबर हमें 17 मिल गया। अब हमारी जो पहली क्वेश्चन बनी थी x² + y² + z² बराबर 323। तो यहाँ पे z की वैल्यू 17 यहाँ पे रख सकते हैं। तो x² + y² + 17, 17 289 होता है इसका वर्ग बराबर 323। ठीक है। तो यहाँ पे हम x² + y² बराबर 323 - 289। अब इसको हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3, यानी कि x² + y² की वैल्यू कितनी आ गई? 34। ठीक है। x² + y² की वैल्यू 34 लें। इसके बाद हम इसको हम लिख लेंगे 9 + 25। ठीक है। तो अब या तो हम इसको इस तरह से 9 + 25 लिख लिया। अब ये 3² है, ये 5 का स्क्वायर है। अब दोनों कंपेयर करेंगे अगर, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 3 आ रही है, और y की वैल्यू 5 आ रही है, और z की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके थे 17। उन्होंने पूछा क्या है? उनका गुणनफल बताइए। तीनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 17 × 3 × 5।
1751 इंटू 5 यानी कि हो जाएगा 255। तो 255 हमारा है ए ऑप्शन, तो ए हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्स का मान 121 अपॉन 1.21 इज इक्वल्स टू 1.21 अपॉन एक्स। यहाँ पे हम क्या चीज़ गुणा कर लेंगे, तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 121 एक्स बराबर 1.21 इंटू 1.21, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1.21 इंटू 1.21 अपॉन 121। अब 121 ये 1.21 है, ये 121 है, तो इसका अगर हम पॉइंट हटाना चाहें तो नीचे 100 कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 1.21 हो जाएगा। अब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर हम 2 अंक बाद 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.00121। 0.00121 कौन सा है, ए वाला ऑप्शन है, यानी ए हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है यदि ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ज्ञात करें कि 3 वर्ष के पश्चात 2500 की राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पे उन्होंने ब्याज कितना दिया है 20%, मूलधन क्या है 2500 की राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि मूलधन हमारा 2500 है, दर कितना है, सॉरी दर हमारी 20% दी है, एक सेकेंड, दर हमारी 20% दी है और समय दिया है 3 वर्ष अपॉन 100। तो यहाँ से हमें पहले इंटरेस्ट निकालना होगा, तो इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 25 दूनी 50, 500 500 3 15, ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 1500। ब्याज हमारा 1500 आ गया। अब तो ज्ञात करें कि 3 वर्ष के पश्चात 2500 की राशि कितनी हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन हमारा क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। हाँ, तो ये 98 जो क्वेश्चन है ये साधारण ब्याज का नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा हमारा, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र धन हमें निकालना है, मूलधन हमारा 2500 है, 1 प्लस दर हमारे पास कितनी दी है 20 अपॉन 100 और समय कितना है 3 वर्ष। तो यहाँ पे 2500 और इसको क्या करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 6/5 की पावर 3, तो 2500 गुणे 6/5 गुणे 6/5 गुणे 6/5, यहाँ पावर 3 है यानी कि 3 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 25, ये हो जाएगा 100, उसके बाद 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20, तो 20 6 36, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा इंटू 6, ये हो जाएगा 120 इंटू 6 इंटू 6 4320। क्या हमारे पास जो आंसर हमें मिश्र धन मिलेगा वो 4320, तो यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। तो यहाँ पे पहले तो हम देखेंगे कि 3 7 17, तो 3 से 7 कैसे मिलेगा, पहले हम ये चेक करेंगे। तो अगर हम पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 इंटू 2 6 मिल रहा है, अब इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो 7 हो जाएगा। इसी तरह 7 इंटू अगर हम 2 कर दें, उसमें 14 में हम 3 ऐड कर दें तो 17 मिल जाएगा। फिर 17 इंटू 2 कितना, 1 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो अब की बार हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 5 ऐड करना पड़ेगा। 17 34 प्लस 5
कितना हो रहा है 39। अब यहाँ पे हमारे पास आ कितना रहा है 41, तो ये हमारा क्या है रॉन्ग टर्म है, यानी कि 41 की जगह क्या आना चाहिए 39। तो हमारा जो गलत पद है वो 41 है, डी है इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 × 7 बराबर 2, 3 × 5 बराबर 5 और 6 × 8 का मान क्या होगा। तो 6 × 7 बराबर इन्होंने दिया है 2, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, 6 × 7 कितना होता है 42 होता है। अभी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं 3 × 5, ये दिया इन्होंने 5, तो 3 × 5 कितना होता है, कितना है 15। अब यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि इसका जो यूनिट वाला प्लेस वाली जो वैल्यू है वो ली गई है। यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पे इसका 5 ले लिया गया है, तो 6 × 8 का क्या लिया जाएगा 48, यानी कि 8। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मीन का कोड $57 तथा डोम का कोड $93 है तो मोन का कोड होगा। अब यहाँ पे हम देखें मीन, अगर हम अल्फ़ाबेट के सामने वाला कोड ही ले लें तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। एम से हम डॉलर, ओ से 3, ए से 7 और एन से एस्ट्रिक। अब हम चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि हमने अल्फ़ाबेट्स के सामने वाले सारे जितने कोड्स थे वही वाले ले लिए। तो यहाँ पे हम चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मीन है, यहाँ पे डोम है, तो मीन में ई का कोड यहाँ पे कितना दिया है 5, और डोम में ई का कोड यहाँ पे कितना दिया है 5। दोनों में ही ई का कोड 5 है, इसका मतलब है कि हमने जो लॉजिक लगाया है वो सही है। तो मोन का कोड जो हो जाएगा $37 यानी कि डी, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है। यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो और वह वस्तु 532 में बेची गई हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्रय मूल्य निकालना है, तो हम मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपये है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि क्रय मूल्य जो है, यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो 100 रुपये और अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 12% अधिक है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, क्योंकि 12% अधिक है, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 112। अब अंकित कीमत से, जो विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है, यानी कि जो वो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो कितना इससे 5% कम में बेचता है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा। अगर हम 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 5% होगा 5.6। इतना कम में वो बेचता है, और हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो है कितना, मार्क प्राइस जो है उससे सेलिंग प्राइस 5.60 कम है, तो यानी कि जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 112 माइनस 5.6। तो यहाँ पे हम लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 106.4, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब हम नीचे क्वेश्चन में देखेंगे कि सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया कितना है 532 रुपये दिया है, तो यहाँ पे 532 जब हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो हम क्या कर देंगे 106.4, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकला है, इसको हम 532 के बराबर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 106.4 बराबर 532 हो गया। हमें निकालना क्या है वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना लिया था 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 532 बटे 106.4 गुणे 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये हमारा कितना हो जाएगा, एक सेकंड सॉरी,
100 बराबर हमारा हो जाएगा 532 बटे 106.4 गुणे 100। ठीक है, तो इसको हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 हो गया, तो 5 6 10, यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, तो 500 हमारे पास ऑप्शन क्या है ए, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। 9 अगला क्वेश्चन है हमारा 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा। अब यहाँ पे हम सिंपली देखेंगे, पहले 10 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144। अब एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, सबका पहले तो हम गुणनखंड कर लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 2 × 5, 2 × 5, ये 100 का हो गया। ठीक है, सबका अलग अलग लिख लेते हैं। 121 का कितना हो जाएगा 11 × 11, 144 का कितना हो जाएगा 2 × 3 × 4, नहीं 2 × 3 और × 2, फिर 2 × 3 × 2, ये हो जाएगा। अब जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स का मतलब है जो कॉमन मिल रहा है वो हम ले लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है वो भी हम ले लेंगे। तो कॉमन हमारे पास 2 मिल रहा है, ये इसमें 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने 2 एक बार ले लिया। उसके बाद देखेंगे 5 कहीं नहीं मिल रहा है, यानी 5 हमने ले लिया। फिर से 2 देखा, ये 2 मिल रहा है, 2 ले लिया। फिर 5 कहीं नहीं है, 5 ले लिया। उसके बाद आए नीचे 11 कहीं नहीं है, तो 11 को हम एज इट इज़ ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे ये 2 तो कॉमन थे, मिल गए। ये 3 × ये वाला भी 2 ले लेंगे। उसके बाद 3 × 2। ठीक है, तो इतना हमें मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, 10 दूनी 20, 20 × 5 = 100 गुणे 11 11 121 गुणे 3 दूनी 6, 3 × 18 36। तो ये हो जाएगा 3600 × 121। अब 3600 गुणे 121 करेंगे तो हमारे पास जो 121 गुणे 36 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करके आप लोग देख लीजिए, 435600। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए मैच कर रहा है, यानी कि ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। एक सेकंड, आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 × 5 से हमें अब ये सीरीज़ दी है, तो इस सीरीज़ में हमें बताना है कि 43 के आगे वाला जो टर्म होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैटर्न देखेंगे। 5 से 11 हमें कैसे मिला, 5 + 6 करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 से 17 कैसे मिलेगा, 6 करेंगे 17 हो जाएगा। तो 17 से 25 हमें लेना है, तो 6 अगर ऐड करेंगे तो 23 आ रहा है, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। जब हम 8 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद 25 से हमें 33 लाना है, तो फिर से हम 8 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। अब 33 से हमें 43 लाना है, तो इसमें हम 10 ऐड करेंगे, हो जाएगा 43। तो हमारा जो पैटर्न है वो क्या फॉलो कर रहा है, 6 6 8 8, यानी कि 10 10, अगला जो नंबर होगा वो 10 होगा। तो 43 में हम 10 ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए हमें, 53 मिलना चाहिए। 53 हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास आई है DI। तो DI में यहाँ पे 2 हमारे पास ग्राफ दिए हैं, एक पाई चार्ट दिया है, एक बार ग्राफ दिया है। ठीक है, तो पाई चार्ट में इन्होंने दिया है एक स्कूल, 6 स्कूल दिए हैं ABCDEF। तो वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने पाई चार्ट के थ्रू हमें दिखाया है कि A में 12% है, E में 18, C में 20%, इस तरह से दिखाया गया है। उसके बाद जो बार चार्ट दिया, टोटल स्टूडेंट्स हमारे 8500 हैं। बार चार्ट जो दिया है, बार चार्ट में क्या दिया है कि यहाँ पे छात्राओं की संख्या केवल दी है, कुल स्टूडेंट्स में 8500 हैं, और बार चार्ट में उन्होंने छात्राओं की संख्याओं को बार चार्ट से इंडिकेट किया है।
ए में 450 छात्राएं हैं, बी में 680 हैं, सी में, इस तरह से बार चार्ट में दिया है। तो अब इन दोनों की हेल्प से हमें ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 82 क्वेश्चन है, विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं। अब पहले तो हम देखेंगे कि विद्यालय डी में हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने, तो 14% दिए हैं, तो हम टोटल स्टूडेंट हमारे 8500 हैं, इसका 14% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1190 हो जाएगा। अब 1190 हमारे डी में जो पूरे, यानी कि इसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों 1190 हैं। हमें बताना क्या है, केवल बॉयज़ कितने हैं, कि विद्यालय डी में छात्र कितने पढ़ते हैं। अब बार चार्ट में हम आएंगे, डी में हमारे पास छात्राएं 340 दी हैं, तो अगर हम इससे 340 लेस कर दें तो हमें बॉयज़ का नंबर ऑफ बॉयज़ पता चल जाएंगे। तो हमने लेस किया तो कितना आ गया, 850 आ गया, यानी कि डी में जो छात्र पढ़ते हैं वो 850 पढ़ते हैं, तो यानी कि डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 83 में क्या दिया है, विद्यालय ई में छात्रों की संख्या विद्यालय ए एवं बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब पहले तो ई में छात्रों की संख्या कितनी है, ई में हमारे पास छात्र कितने हैं 18%, और ए में कितने हैं 12%, बी में कितने हैं 16%। ये हम पाई चार्ट में देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्या है, विद्यालय ई में छात्रों की संख्या, अच्छा विद्यालय ई में छात्रों की संख्या, यानी कि हमें नंबर ऑफ बॉयज़ पहले निकालने पड़ेंगे। तो ई में 18% कुल टोटल स्टूडेंट 18% है, तो जब 18% टोटल स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे हम पहले तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालेंगे ई में। तो ई में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो होंगे 8500 गुणे 18/100 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा 1530। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, ए एवं बी में कुल छात्र, यानी कि ए और बी में कुल छात्र कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास ए में 12% है, बी में 16% है, तो टोटल कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा। तो हम दोनों को मिला के हम 28% निकाल लेंगे, तो 8500 गुणे 28/100, तो इसका हो जाएगा हमारा 2380। इस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 2380 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई में 1530 है और ए और बी दोनों को मिला के हमारे पास 2380 है। उन्होंने पूछा क्या है कि विद्यालय ई में छात्रों की संख्या विद्यालय ए एवं बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। उन्होंने कम पूछा है तो हमें परसेंटेज निकालना है। तो कम के लिए हम क्या करेंगे, 2380 माइनस 1530 अपॉन कितना कर देंगे 2380 और इंटू 100। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी 36%। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 36% आएगा। 36% हमारे पास बी हमारे पास राइट ऑप्शन है 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय डी में छात्रों की संख्या एवं विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या है। अब विद्यालय डी में छात्रों की संख्या हम इससे पहले निकाल चुके हैं, कभी भी डीआई की जाती है तो हम जो पहले से हम निकाल चुके होते हैं वो भी नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि बार बार वही रिपीट करके कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो डी में हमारे पास छात्रों की संख्या 850 में मिली थी पहले, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। उसके बाद एवं विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या डायरेक्टली बार चार्ट से हम देख लेंगे कितनी है 680। अब इनके बीच में अनुपात हमें दिखाना है, तो 850 अपॉन 680 ये कितना हो जाएगा 5/4। तो ये सी हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 में इन्होंने क्या पूछा है, एक मिनट, 85 में पूछा है, निम्नलिखित विद्यालय में वह विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात,
तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, निम्नलिखित विद्यालय में छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले छात्रों का कुल छात्र कितने हैं वो निकालना पड़ेगा, तभी हमें छात्रों की संख्या पता चलेगी। उसके बाद छात्राओं की संख्या तो हम डायरेक्टली बार चार्ट से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले जो ऑप्शन में दिए हैं केवल उन्हीं का हम कैलकुलेट करेंगे। तो बी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे, बी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे, बी में 16% है यानी कि 8500 गुणे 16/100, तो इसका हमारे पास निकलेगा 1360। इसी तरह हम बाकियों का निकाल लेंगे, एफ़ का निकालेंगे तो एफ़ का आएगा हमारे पास 1700। उसके बाद डी का आएगा 1190 और ए का आएगा हमारे पास 1020। ठीक है, तो ये हमारा आएगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे, ये तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स आ गए। अब जब टोटल स्टूडेंट्स बी में 1360 है तो बॉयज़ कितने होंगे, बी में बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, 680 हो जाएगी। 1360 माइनस जो गर्ल्स की संख्या 680 उसको कम करेंगे तो 680 आएगी। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा, क्योंकि 680 गर्ल्स भी हैं 680 बॉयज़ भी हैं, तो रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, 1। सिमिलरली हम एफ़ के लिए करेंगे, डी के लिए करेंगे, ए के लिए करेंगे। तो एफ़ के लिए हमारे पास जो रेशियो आएगा वो 1.36 आएगा, डी के लिए जो रेशियो आएगा वो 2.5 आएगा, और ए के लिए हमारे पास जो रेशियो आएगा वो 1.27। अब उन्होंने पूछा क्या है कि जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, सबसे अधिक हमें लेना है। तो सबसे अधिक किस में आ रहा है, हमारे पास डी में आ रहा है 2.5, क्योंकि बाकी में एक में 1 आ रहा है, 1.36 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 1.27 आ रहा है, तो डी में 2.5 आ रहा है, यानी कि डी ही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, हमें पता है कि मल्टीप्लाई में जो हमारी पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं यानी कि जुड़ती हैं, तो या तो हम इनको जोड़ लें, तो ये क्या हो जाएगा 256 की पावर 0.16 में 0.09 ऐड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.25 हो गया। अब 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 का मतलब 1/4 होता है। अब जब 1/4 यानी कि 256 के गुणनखंड करेंगे, 256 के गुणनखंड हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 256 का गुणनखंड। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 1/4 पावर निकालनी है, तो 1/4 का मतलब क्या होगा 4। इसका आंसर जो होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मदों का औसत 30 पाया गया। यदि गिनती के समय 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया हो तो सही औसत क्या होगा। अब सबसे पहले तो हम टोटल हमारे पास मद कितने होंगे, क्योंकि 30 औसत दिया है, 100 मद दिए हैं, तो यानी कि जो नंबर्स का टोटल होगा वो कितना हो जाएगा 3000। अब उन्होंने क्या कहा, यदि गिनती समय 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गया है, तो 23 और 11 के स्थान पर यानी कि 23 और 11 हमें लेना था, टोटल कितने नंबर्स यानी कि 34 ले लिया हमने, क्या 32 और 12 यानी कि 44। तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3000 में -10 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2990। अब ये हमारा टोटल नंबरों का जो टोटल है वो 2990, ये हमारा करेक्ट आया। अब हमें बताना क्या है, सही औसत बताना है। तो औसत निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 29.90, और हमारा जो सही औसत होगा वो 29.9, यानी कि सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे।
धन्यवाद।